नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया गया बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ, किसने किया, कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, 1911 में हुआ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रौलट एक्ट या रौलट एक्ट। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, विदेशी नाम है, थोड़ा सा लिखने में विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। तो रौलट एक्ट या अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे जो 1919 में लागू हुआ। रौलट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? 18 मार्च 1919 को। इसको लागू करने वाले कौन थे? जैसे कि पहले आप जानते हैं, जो भी नियम बनता था, अधिनियम बनता था, उसके जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं के नाम पर उस आंदोलन को उस कमीशन को या कानून को, अधिनियम को उनके नाम पर ही रखा जाता था। ठीक उसी प्रकार इस कानून को बनाने का जो जिम्मा दिया गया सर सिडनी रौलट को दिया गया। ये उस कमिटी के अध्यक्ष थे जो रौलट एक्ट बनाने वाले मेन सदस्य थे। तो उन्हीं के नाम पर रौलट एक्ट रखा गया और ये 18 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था भारत आने में, इस पर चर्चा करें कि रौलट एक्ट क्यों बनाया गया, वह क्यों भारत किस लिए वो आया, भारत में क्या जांच करना था, इस पर चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था, उस समय भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो एकता था, वो अपने चरम सीमा पर था और एक के बाद एक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, जिसके फलस्वरूप जो अंग्रेज थे उनके अंदर ये भावना आ गए, ये भाव आ गया, कहीं ये लगातार आंदोलन होते होते कहीं उनके साम्राज्य का पतन ना हो जाए, उनका प्रभाव कम ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने समय समय पर 1857 से लेकर 1905 तक हम लोगों ने पढ़ा, 1919 तक पढ़ा और 1947 तक पढ़ेंगे कि समय समय पर अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार से कूटनीति के द्वारा फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत जातिगत भेदभाव के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, आर्थिक आधार पर विभिन्न प्रकार से भारतीयों को बांटने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। लेकिन फिर भी हम सब भारतीय एक थे, हम सब भारतीयों का उद्देश्य था भारत को आजाद कराना। तो रौलट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी के प्रभाव को कम करना। भारत में जो क्रांतिकारी प्रभाव था दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, उनकी जांच करके कम करना किसी भी प्रकार से। और दूसरा था कि राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना, क्रांतिकारी प्रभाव को, गतिविधियों को, कार्यक्रमों को, सभाओं को कम करना एवं राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना, दबाना किसी भी कंडीशन पर। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। जब ये उद्देश्य उनका यह था कि क्रांतिकारियों को दबाना है, कुचलना है, नष्ट करना है, तो हम सब सोच सकते हैं कि अंग्रेज जब ऐसा कानून बनाएंगे जो सिर्फ अंग्रेजी बनाएंगे तो वो किस प्रकार का कानून होगा, उस बारे में क्या कहें उसकी चर्चा करते हैं। इस कानून में मुख्य रूप से इस कानून के जो उद्देश्य थे, क्रांतिकारियों के मुकदमे 3 जजों की अदालत में प्रस्तुत किया जाए। जो भी क्रांतिकारी के मुकदमे आते हैं या जो उनकी किसी प्रकार की कानूनी सुनवाई होती है, तो एक कमेटी बनाया गया जिसमें 3 जज, क्रांतिकारियों की मुकदमे के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक अदालत बनाई गई जिसमें 3 जज नियुक्त होंगे और ये तीनों जज अंग्रेज होंगे। आप सोच सकते हैं जब तीनों जज अंग्रेज होंगे तो उनसे किस प्रकार की न्याय की उम्मीद हम कर सकते हैं। जब क्रांतिकारियों का मुकदमा 3 जजों की अदालत में जाएगा जो अंग्रेज रहेंगे, तो वो हर प्रकार से भारतीयों को दबाने का काम, शोषण करने का काम, सजा देने के काम करेंगे, क्योंकि इस एक्ट का उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी प्रभाव को कम करना एवं राष्ट्रवाद को दबाना, कुचलना। तो इनका इस उद्देश्य से स्पष्ट हो रहा था कि जो ये नया कानून लेके आए हैं, जो नया अधिनियम लेके आए हैं, वो हर प्रकार से भारतीयों विशेषकर क्रांतिकारियों के गतिविधियों पर रोक लगाना एवं अंधाधुंध कानून पारित करके उनको रोकना,
इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि जो भी क्रांतिकारी होंगे उनके मुकदमे एक अदालत में जाएंगे। वो अदालत में जो 3 जज होंगे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त होंगे, अंग्रेजी कमेटी के होंगे, अंग्रेज होंगे, और उसमें मुकदमे की कार्रवाई होगी। जो भी मुकदमे की कार्रवाई हो, जो भी डिसीजन होगा, उसके विरोध में वो क्रांतिकारी किसी भी निचली अदालत या किसी भी अदालत में जाने के पात्र नहीं होंगे, नहीं जा पाएंगे। जो डिसीजन होगा वो डिसीजन भारतीयों को हर हालत में मानना होगा। हम सब समझ सकते हैं कि डिसीजन हम भारतीयों के पक्ष में नहीं होने वाला था। दूसरा है संदेह होने पर उनको महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने से रोकना एवं जमानत लेना। अगर किसी भी व्यक्ति पर इस बात का संदेह हो कि वो अंग्रेजी विरोधी गतिविधि में लिप्त है या अंग्रेजी विरोधी कार्रवाई कर रहा है या अंग्रेज के विरोध में किसी प्रकार का आंदोलन, हड़ताल, सत्याग्रह, सभाएं में सक्रिय है, सिर्फ संदेह होने पर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ संदेह होने पर उसको महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे जो भी सरकारी महत्वपूर्ण संस्थानों पर रोकना एवं उससे जमानत लेना। अब ये बताइए, किसी व्यक्ति पर सिर्फ संदेह हो कि वो सरकारी विरोधी गतिविधि में लिप्त है या सरकारी विरोधी कार्रवाई कर रहा है, तो संदेह होने की स्थिति पर उसको महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने से रोका जाए एवं जमानत लिया जाए। ये किस प्रकार का कानून है? जबकि हम सब जानते हैं उस कंडीशन में जब अपराध सिद्ध हो जाए। जैसा कि आजकल होता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है वो आरोपी कहलाता है कि आरोप है, लेकिन जब आरोपी सिद्ध हो जाता है तो दोषी हो जाता है कि ये इस अपराध का दोषी है। तो सिर्फ संदेह होने की स्थिति में उन पर महत्वपूर्ण स्थानों से जाने से रोका जाए, जमानत लिया जाए, आदि कार्रवाई की जाए। ये भी हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये अंधा कानून कह सकते हैं या अंधकारमय डिसीजन कह सकते हैं। अगला है प्रांतीय सरकार को अधिकार देना कि संदेह होने की स्थिति पर वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके और नजरबंद करे। जो प्रांतीय सरकार थी उसको इस प्रकार का विशेष अधिकार दे दिया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो अंग्रेजी विरोधी किसी भी प्रकार कार्यवाही में लिप्त है, सभा हो, हड़ताल हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि हो, किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था हो, अगर संदेह सिर्फ हो तो प्रांतीय सरकार को यह अधिकार होगा बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डिसीजन का अधिकार मांगने के साथ साथ उसको गिरफ्तार कर ले, तत्काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और उस पर विभिन्न प्रकार के मुकदमे चलाए या उसको नजरबंद कर दे। नजरबंद आप सब जान रहे हैं कि उसको किसी स्थान पर नजरबंद कर देना कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति से या बाहरी संपर्क में ना आए। जैसे कमरे में बंद कर देना, भोजन पानी देना, वो किसी बाहरी वातावरण के संपर्क में ना आए, सिर्फ संदेह होने पर। ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय सरकार को ये विशेष अधिकार मिला कि संदेह होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति पर, वो चाहे व्यक्ति दोषी हो या ना हो, सिर्फ संदेह हो कि इस गतिविधि में वो लिप्त हो सकता है, सरकारी विरोधी कार्रवाई में लिप्त हो सकता है, तो बिना किसी से पूछे, बिना कुछ दलील पेश किए, बिना उससे कुछ सबूत मांगे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए या नजरबंद कर दिया जाए। आप सोच सकते हैं जब अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तो किस प्रकार की उनको यातना दी जाएगी, किस प्रकार के भारतीयों को परेशानी झेलना पड़ सकता है। इस कानून को क्या कहेंगे? इस कानून को स्वतः ही मुंह से निकल जाता है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। चौथा, गैर कानूनी सामग्री का प्रकाशन व विवरण अपराध होगा। उस समय जन जागरण के लिए विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं या अन्य ऐसे प्रकाशन होते थे, लेखनी होती थी जो लोगों के अंदर जन जागरण के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, अधिकारों को जागृत करने के लिए एवं आंदोलन में प्रेरित करके उनको शामिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकाशन लेख लिखे जाते थे। तो ऐसे लेखों को गैर कानूनी सामग्री मान ली गई कि उनके प्रकाशन, यानी ऐसे किसी प्रकार का प्रकाशन जो समाज की सच्चाइयों को बताए, अंग्रेजों के शोषण को बताए या भारतीयों को जागृत करने के लिए कोई पत्र पत्रिका हो, किसी प्रकार का प्रकाशन भी हो, वो प्रकाशन वो छपने का अधिकार नहीं है। एवं उसके वितरण, अगर छपा भी है चोरी छुपे, तो अगर कोई इसको बांटता है, वितरित करता है या जन जागरण के लिए वो लोगों तक पहुंचाता है, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा, एक भीषण अपराध होगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर प्रकार से भारतीयों के प्रभाव को कम करने के लिए, उनके राष्ट्रवाद को कम करने के लिए रॉलेट एक्ट ने विभिन्न प्रकार की गतिविधि की, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए। सारे प्रस्ताव का यदि सार ले तो यही सार निकलता है कि वो हर प्रकार से भारतीयों के गतिविधियों को, क्रांतिकारियों के गतिविधियों को समाप्त करना था, कुचलना था, एवं उनके किसी प्रकार राष्ट्रवाद के हर गतिविधि पर यानी राष्ट्रवाद के हर कार्यक्रम पर, राष्ट्रवाद के हर विचार पर या राष्ट्रवाद के उदय को कुचलना था, समाप्त करना था कि भारत में वो राष्ट्रवाद के लिए या अंग्रेजों के विरोध में कोई भी आंदोलन पनप ना पाए। लेकिन ऐसा उनका सोचना था अंग्रेजों का, लेकिन हम भारतीयों का अलग ही सोच थी कि सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, कि हम अपने आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे अमर शहीदों ने 1857 से लेके 1947 तक अनेक अमर शहीदों ने अपने तन मन धन को देश के नाम कुर्बान कर दिया। यदि नाम ले तो एक लंबी सूची तैयार होगी, उसकी चर्चा कभी किसी अगले क्लास में करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सिडनी रॉलेट थे भारत को हर प्रकार से दबाने का प्रयास किया। आइए हम लोग इस पर चर्चा करें कि रॉलेट एक्ट के अन्य नाम क्या है। पहले इसलिए हमने बताए, पहले इनके उद्देश्य को बता दे, इनके कार्यक्रम को बता दे, इनकी कार्यवाही को बता दे, तब उसके बाद इस रॉलेट एक्ट का जो अन्य नाम हम भारतीयों द्वारा रखा गया है, हम भारतीय लोग पुकारते हैं, तो जब अब हम नाम बताएंगे तो आपको लगेगा ये वास्तव में ये नाम इन कानून पर फिट बैठता है। जिसमें सर्वप्रथम हम कह सकते हैं काला कानून। रॉलेट एक्ट को अन्य नाम से हम लोग जानते हैं काला कानून। काला कानून क्यों है इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। काला अधिनियम, काला कानून भी कह सकते हैं रॉलेट एक्ट को, काला अधिनियम भी कह सकते हैं। आतंकवादी अपराध अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम भी काला रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसके अन्य नाम के बारे में जाना जाता है। काला कानून कहते हैं, काला अधिनियम कहते हैं, आतंकवादी अपराध कानून कहते हैं। एवं जब ये 16 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में इसके विरोध में एक राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल 1919 को जो ये कानून लागू हुआ था, इसके विरोध में पूरे भारत में एक राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया 16 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये जो कानून बना है वो एक व्यक्ति के नहीं पूरे राष्ट्र का अपमान है, इसलिए राष्ट्रीय अपमान दिवस इस दिन पूरे भारतवासियों ने मनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रॉलेट एक्ट था वो हम भारतीयों को हर प्रकार से दबाने का प्रयास किया, लेकिन हम भारतीय थे, ना कभी दबे हैं ना कभी दबेंगे। इस प्रकार देखते हैं एक और लाइन इनके बारे में चर्चित है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किस कानून को कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट था। कानून को कहते हैं क्योंकि हम पहले चर्चा पढ़ चुके हैं कि बिना अपील दूसरी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं है। बिना वकील, वो अपना वकील नहीं कर सकता अपने पक्ष को रखने के लिए। बिना दलील, वो अपनी बातों को दलील के रूप में भी नहीं कह सकता कि मैं दोषी नहीं हूँ। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज चर्चा किया जाना रॉलेट एक्ट के बारे में। आइए हम लोग पुनः देखें कि हम लोगों ने क्या सीखा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 18 मार्च 1919 को। किसने लागू किया था? सर सिडनी रॉलेट ने। इस कानून का क्या उद्देश्य था? कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना एवं भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को कुचलना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा जो अन्य उद्देश्य था या उनके प्रमुख बिंदु थे कि क्रांतिकारियों के मुकदमे को 3 जजों की अदालत में पेश किया जाए, संदेह होने पर उन्हें बंदी बनाया जाए। एवं इनके जो अन्य नाम थे, इस कानून के अन्य नाम जो ज्यादा प्रचलित हुए, जिनको हम लोग कहते हैं काला कानून, काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम, और 16 अप्रैल को पूरे भारत में इसके विरोध में एक दिवस मनाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय अपमान दिवस। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन किए। और एक और लाइन बहुत प्रसिद्ध हुई है
कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये प्रश्न बन के कई बार परीक्षाओं के में आ भी चुका है कि ये किस कानून का अंग है या किस कानून के बारे में कहा गया है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। तो हम कह सकते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग अब जो अध्ययन करेंगे रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग के बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।